इसके पहले हमने आप लोग को नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन के जो स्वरूप थे उसको हमने आप लोग को बताया था। तो चलिए आज आप लोग को हम बताते हैं कि प्राकृतिक संसाधन में जो वन संसाधन आते हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेज आते हैं, उनका इस प्राकृतिक संसाधन के लिए इनकी आवश्यकता क्यों महत्वपूर्ण है। तो इस भूमंडल पर लगभग 1/3 भूभाग सघन प्राकृतिक वनस्पतियों से ढका हुआ है, जिन्हें क्या कहते हैं? वन कहते हैं। इसके अंतर्गत वन अत्यंत महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन हैं जो पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हैं। ये वन असंख्य जीव जंतुओं का निवास है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां अधिकांश वनों के रूप में ही होती हैं। आदिकाल से ही मानव जीवन में वनों का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। उसके बाद जंगल में रहना, वृक्षों और पत्तों के छालों को पहनना और कंदमूल फलों को खाना इनके जीवन यापन का तरीका था। इसके पहले जो हमारे आदिमानव जो जंगलों में रहा करते थे, जंगलों में रहने के उपरांत वृक्षों और पत्तों के छालों को वस्त्र बना के वो पहनते थे और कंदमूल फलों को खाना उनका सेवन था। और यही प्रक्रिया उनकी जीवन यापन करने का एक तरीका था। यहाँ भोजन, वस्त्र और आवास की मौलिक आवश्यकताएं वन से ही पूरी होती थी। उनकी जो यह आवश्यकता थी वस्त्र और भोजन की, वो पूरी आवश्यकता वनों से ही पूरी हो जाती थी। वन का इतना बड़ा योगदान था। वनों का महत्व क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का विशेष महत्व है। जैसा कि मिट्टी का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ सॉइल, वनों के बाढ़ के विरुद्ध संयमकारी प्रभाव होता है, क्योंकि वर्षा के जल को धीरे धीरे बहने देता है। वर्षा में सहायक वातावरण में नमी बनाए रखकर वृक्षों और झाड़ियों को मिश्रित झुंड वर्षा को आकर्षित करते हैं। खाद्य वृक्षों से गिरी पत्तियां गल सड़ कर मिट्टी में मिल जाती हैं। इससे वनों के निकटवर्ती प्रदेश की भूमि उपजाऊ बनी रहती है। भारत में वन नीति, फॉरेस्ट पॉलिसी ऑफ इंडिया जो लाया गया, वह कब लाया गया? भारत में मई 1952 में वन नीति की घोषणा की गई। भारत में वन को निम्न भागों में बांटा गया है। देखा जाए तो जुलाई 2017 के आंकड़ों के अनुसार जो वन थे उनको 3 भागों में बांटा गया। इसमें पहला आता है सुरक्षित वन, दूसरा है रक्षित वन और तीसरा है ग्रामीण वन। सुरक्षित वन की बात करें तो रिजर्व फॉरेस्ट, जिसमें पहाड़ी नदियों के किनारे भूमि कटाव की संभावना वाले स्थानों पर पाए जाने वाले वनों की जलवायु तथा भौतिक दशा के विचार से सुनिश्चित रखना चाहिए। तो जो पहाड़ी नदियों के किनारे जो वन थे तथा भूमि कटाव की संभावना वाले स्थानों पर जो इस तरह के वन जो पाए गए, और यही वनों की जलवायु तथा भौतिक दशा के विचार से सुरक्षित वन कहलाए गए। भारत में अगर देखा जाए तो जियोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया में सुरक्षित वनों का जो प्रतिशत रहा है वह कितना रहा है? 24.16%, यानी 24.16% भारत के इस जियोग्राफिकल एरिया पर सुरक्षित वन का रहा है। बात करें रक्षित वन की, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट, तो इन वनों से मूल्यवान लकड़ी प्राप्त होती है जो सुरक्षा, संचार तथा औद्योगिक दृष्टि से आवश्यक है। इस वन नीति में वनों का विस्तृत सर्वेक्षण करने, एक प्रशासन को कुशल बनाने, वन संबंधित अनुसंधान केंद्र तथा निजी वन पर जनहित में नियंत्रण हो लगाने पर बल दिया जाता है। यदि जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर प्रतिबंध हो, लेकिन उस वन पर निर्भर रहने वाले आदिवासियों पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होती है, तो ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। मतलब वह वन जहाँ पर आदिवासी और जो वनों पर डिपेंडेंट हैं उन पर कोई बैन, उन पर कोई प्रतिबंध लागू ना हो, तो ऐसे वन को रक्षित वन कहते हैं। जिस वन में शिकार और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध हो उसे आरक्षित वन कहते हैं। मतलब ऐसे वन जहाँ पे शिकार करने वाले और मानव गतिविधियों पर पूरी तरह से बैन लगा हो, प्रतिबंध लगा हो, ऐसे वन को आरक्षित वन कहा जाता है।
आरक्षित वन की अगर बात करें तो इसका जो प्रतिशत रहा है भारत के जियोग्राफिकल एरिया पर वह 21.34%, यानी 21.34% भारत के जियोग्राफिकल एरिया पर आरक्षित वनों का रहा है। भारत में वनों का विकास की बात करें तो यह सुनियोजित विकास के लिए समय समय पर सरकार द्वारा अपनी वन नीति के अंतर्गत सरकार ने वन विकास के लिए मुख्य कार्य किए हैं, जिसमें पहला आपका आता है वन महोत्सव। सरकार द्वारा सन 1950 में अधिक वृक्ष लगाओ आंदोलन चालू किया गया, जिसे वन महोत्सव का नाम दिया गया। आपके परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत में वन महोत्सव की शुरुआत कब हुई, तो आप लोग क्या बताएंगे? वर्ष 1950 में। बात करें वन महोत्सव की प्रतिवर्ष की, तो यह 1 जुलाई से 7 जुलाई के बीच मनाया जाता है। उसके बाद आता है केंद्रीय वन आयोग की स्थापना, जिसे वर्ष 1963 में स्थापित किया गया। उसके बाद आता है सर्वेक्षण कार्य। वनों में क्या क्या वस्तुओं की उपलब्धता, इसका पता लगाने के लिए सरकार द्वारा एक संगठन बनाया गया। वन क्षेत्र का सर्वेक्षण कार्य 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर देखा जाए तो वन अनुसंधान संस्थान, जिसे कहाँ स्थापित किया गया? उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। उसके बाद आता है मुख्य उद्देश्य की बात, कि वनों से प्राप्त वस्तुओं के संबंध में अनुसंधान करना, यानी रिसर्च करना तथा उनके संबंध में शिक्षा देना ही उनका मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसीलिए यह वन अनुसंधान जैसे केंद्र स्थापित किए गए हैं, जो वनों से संबंधित उनके बचाव और वनों का योगदान ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस पृथ्वी पर रहे, इसलिए ऐसे संस्थान की स्थापना की जाती है। सामाजिक वानिकी की बात करें तो सोशल फॉरेस्ट्री की बात करें तो सामुदायिक हितों और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो शुरुआत की गई वह वर्ष 1980 में की गई थी। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि आयोग वर्ष 1976 एवं जलावन की लकड़ी पर आयोजित कार्यशाला 1980 की रिपोर्ट की अनुशंसा पर प्रारंभ किया गया था। सामाजिक वानिकी की बात इसमें कही गई है कि जो सामाजिक वानिकी की जो शुरुआत थी, कि जो सोशल फॉरेस्ट्री की जो बात थी, वह वर्ष 1980 से प्रारंभ की गई थी। और यह जो सोशल फॉरेस्ट्री की जो शुरुआत की गई वह राष्ट्रीय कृषि आयोग के तहत वर्ष 1976 के आधार पर जलवान की लकड़ी पर आयोजित कार्यशाला की रिपोर्ट की अनुशंसा प्रारंभ की गई। बात करें तो वानिकी की, फॉरेस्ट्री की, तो वन सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक रूप से वनों की संरचना, प्रबंध तथा उसके उत्पादों की रचित उपयोग, जो उनका उचित उपयोग है, वही क्या कहलाता है? वानिकी कहलाता है। वानिकी समाज की सेवा के उद्देश्य से किए जाने वाले वनीकरण एफोरेस्टेशन के कार्य हैं। इससे समाज सेवा वानिकी कम्युनिटी फॉरेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। वानिकी की बात करें अगर, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य मेन एम ये है कि वन जो ईंधन, खाद, पशु चराई, लकड़ी एवं अन्य आवश्यकता की पूर्ति करना तथा पर्यावरण संतुलन की दृष्टि से बृहद वन रोपण किया जाता है। सामाजिक वानिकी के जो प्रमुख कार्य हैं, मेन सोशल ऑफ फॉरेस्ट्री सोशल। सामाजिक वानिकी के अनुसार कार्यों का विस्तृत विवरण इन प्रकार से है, आइए देख लेते हैं। तो जिसमें आता है पहला, खेती पर वायु अवरोधक विंड ब्रेक लगाना। उसके बाद है सुरक्षा पट्टियाँ, शेल्टर बेल्ट्स तैयार करना। सड़कों के दोनों तरफ घने और व्यापक वृक्ष लगाना। भूमि संरक्षण उपाय हेतु वृक्षारोपण करना। पर्यावरण संतुलन एवं स्वच्छ बनाने हेतु नगरों के प्रमुख स्थानों पर वृक्षारोपण करना। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की उपयोगिता जो है वो पर्यावरण में सुधार और प्रदूषण में कमी लाने की बात करता है। अगर सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की जो उपयोगिता है उससे हमें क्या क्या सुधार देखने को मिलता है? पर्यावरण में पहली बार सुधार मिलता है, प्रदूषण में कमी होती है और जनसाधारण की मूलभूत आवश्यकताओं हेतु ईंधन, लकड़ी, खाद्य एवं अन्य वस्तुओं की आदि की पूर्ति प्राप्त होती है। इसकी कमी महसूस नहीं होती है हमारे समाज में। वायु के तेज तूफानों से बचाव होता है। उद्योग के लिए कच्चे माल की आपूर्ति निसंदेह सामाजिक वानिकी एक जन उपयोगी और सामाजिक क्रांति का एक कार्यक्रम है, जिससे देश की बहुमुखी प्रगति संभव होती है। इतनी उपयोगिताएं हैं इससे। उसके बाद जो वन राष्ट्रीय एवं शैक्षिक पर्यावरण तथा प्राकृतिक संतुलन की क्या है, ये प्रमुख अंग हैं। आइए टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट देख लेते हैं। वन के प्रकार अगर देखे जाएं तो आर्द्र उष्णकटिबंधीय वन आते हैं,
शुष्क उष्णकटिबंधीय वन आते हैं, पर्वतीय उप उष्णकटिबंधीय आते हैं, उप अल्पाइन आता है, उप शीतोष्ण और शीतोष्ण आता है। लेकिन भारत में अगर वन की बात करें, भारत में वन के प्रकार, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, इसमें पहला आपका आता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद दूसरा आपका आता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। थर्ड है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। फोर है उपोष्ण पर्वतीय वन, हिमालयन सब ट्रॉपिकल पाइन फॉरेस्ट। उसके बाद है शुष्क पर्णपाती वन, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। हिमालय के आर्द्र वन, हिमालयन वेट फॉरेस्ट। हिमालय के शुष्क शीतोष्ण वन, हिमालयन ऑफ ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट। 8 है पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन, माउंटेन वेट टेम्परेट फॉरेस्ट। उसके बाद है अल्पाइन एवं अर्ध अल्पाइन वन, अल्पाइन एंड सेमी अल्पाइन फॉरेस्ट। 10th है मरुस्थल वनस्पति वन, डेजर्ट वेजिटेशन फॉरेस्ट। 11 है डेल्टाई वन, डेल्टा फॉरेस्ट। बात करें वनों के उत्पादन की, वनों से जो उत्पादित चीज़ें होती हैं वे अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ, इमारती लकड़ी, ईंधन, चाय, औषधियाँ, छाल, कंदमूल, फल फूल, तेंदूपत्ता आदि ऐसी चीज़ें हैं जो वनों से उत्पादित होती हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, वनों पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। जो राष्ट्रीय कृषि आयोग की जो स्थापना की गई थी वह वर्ष 1976 में की गई थी। उसके बाद आता है आपका वनावरण में वृद्धि के मामले में शीर्ष 5 राज्य हैं, जो टॉप 5 राज्य हैं उसमें कौन कौन आते हैं। पहला है कर्नाटक, सबसे शीर्ष पे है। उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर केरल, फिर जम्मू कश्मीर, उसके बाद है हिमाचल प्रदेश। फिर उसके बाद जो दूसरा है भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाले राज्य, जो सबसे ज़्यादा एरिया कवर करते हैं वन के मामले में, जिसमें पहला आता है सबसे शीर्ष पर मध्य प्रदेश, उसके बाद है अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। फिर उसके बाद बात करें सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत के केस में सबसे टॉप पर है मिजोरम 85.41%। दूसरा है अरुणाचल प्रदेश 79.63%, मेघालय 76.33%, मणिपुर 75.46%, नागालैंड 75.41%। इन तीनों प्रकार की पादप प्रजातियों के साथ रखते हुए अधिकतम पादप प्रजाति समृद्धि वाले राज्य हैं। पहला है अरुणाचल प्रदेश, दूसरा है तमिलनाडु और तीसरा है कर्नाटक। आइए कुछ नोट्स देख लेते हैं। असम और त्रिपुरा को छोड़कर देश के सभी राज्यों में वनावरण की कमी आई है। भारतीय राज्यों में गुजरात का आर्द्र भूमि क्षेत्र रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया जो है RFA या उसके अंतर्गत आता है, जबकि पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पर आता है। वैश्विक वन संसाधन आकलन फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट FRA के अनुसार भारत में वैश्विक वन क्षेत्रफल का 2% मौजूद है और यह वन क्षेत्र के संबंध में विश्व के टॉप शीर्ष देशों में 10वें स्थान पर है। उसके बाद अगर 20% वैश्विक वनावरण के साथ जो रूस है वह सबसे शीर्ष पर आता है। भारत की राष्ट्रीय वन नीति 1988 में देश के 33% भौगोलिक क्षेत्र को वन और वृक्ष आच्छादित क्षेत्र के अंतर्गत रखने के लिए इस लक्ष्य की परिकल्पना की गई है। भारतीय वन जीवन रक्षण अधिनियम 1972 को लागू किया गया। इस अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजातियों की एक अखिल भारतीय सूची तैयार की गई। बची हुई संकटग्रस्त प्रजातियों के शिकार पर पाबंदी लगा दी गई। कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिन्हें हम भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न कर सकते हैं। ऐसे संसाधन को नवीकरणीय योग्य संसाधन कहते हैं, जैसा कि इसके पहले हमने आप लोग को बताया है। उदाहरण देखें तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल जीवन
जंतु आदि ऐसी चीज़ें हैं जो नवीकरणीय योग्य संसाधन के रूप में ये सब कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से हमने आज आप लोग को वन संसाधन के बारे में आज हमने आप लोग को बताया कि वन संसाधन का महत्व हमारे प्राकृतिक संसाधन के क्षेत्र में किस प्रकार से है। इसके आगे भी आप लोग को बताए जाएंगे कि प्राकृतिक संसाधन के जो और मुख्य स्रोत हैं उनका योगदान क्या क्या है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। आप इस चैनल गाइड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी इन्वायरमेंटल स्टडीज से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज आपको मिल सके। धन्यवाद।